हर बदलता चेहरा अपने साथ घटी घटना का आईना होता है। हर चेहरा अपने आप में एक खबर है। हर चेहरा कुछ कहता है। हम चेहरों की भाषा पढ़ना जानते हैं, समझते हैं चेहरों की हकीकत, तभी दिखाते हैं हर वो खबर जो आपके सरोकार की होती है। 19 वर्षों में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऊर्जा कुशलता के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई है। बीईई की पहल की वजह से 2011 से 2019 तक ऊर्जा की तीव्रता में 15% की कमी आई है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि की पहल की है जो देश के कार्बन उत्सर्जन को काफी कम कर रहे हैं। बीईई की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के मुताबिक 2011 से 2019 तक ऊर्जा की तीव्रता में 15% की कमी आई है। लगभग 31,000 करोड़ का सेकंड साइकिल मतलब 2016 से 19 में एक एनर्जी सेव की है। इससे बहुत सारी इंडस्ट्री वर्ल्ड के बेस्ट प्लांट्स में आ गए हैं। सीमेंट इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनरी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है देश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए। 3 से 3.5 साल के अंदर पूरे देश में इसका मार्केट ट्रांसफॉर्म हो गया। 70-80% इसमें ऊर्जा दक्षता ज्यादा हुई। कहने का मतलब है कि बिजली का बिल जो है एलईडी लगाने से, जो कि पुराना हमारा एलईडी का ये टंगस्टन बल्ब होता था, उसके अपेक्षा करीब 70 से 80% बिजली की बिल में कमी आ गई। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे को गोली मारने की घटना में एक नया मोड़ सामने आ गया है। लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को देर रात संदिग्ध हालत में गोली लगी थी। घायल आयुष को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। आयुष छठा मील में अपने साले के साथ देर रात तक टहलने निकले थे। इस दौरान संदिग्ध परिस्थिति में उनको गोली लग गई। अब लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने इस बात का खुलासा किया है कि आखिरकार आयुष को गोली किसने मारी और इसके पीछे किसका हाथ था। पुलिस कमिश्नर ने ये बताया कि आयुष ने ही अपने साले को गोली चलाने के लिए कहा था। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने खुलासा करते हुए बताया कि क्यों आखिरकार आयुष ने अपने ही पर गोली चलाने के लिए कहा था। गौरतलब है कि पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आयुष ने अंतरजातीय विवाह किया था, जिसे उसके परिवार ने अब तक कबूला नहीं था। अब इसके पीछे ये कारण है या नहीं, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। सांसद जी के बेटे आयुष पर 3-4 अज्ञात बदमाशों ने गोली चलाई है और वो घायल हुए हैं। उनको ट्रॉमा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने इस घटना की तहकीकात करना शुरू किया तो पहले ये पता चला कि जब ये कथित घटना हुई थी उस समय ये जो सांसद जी के बेटे आयुष हैं उनके साथ उनके साले आदर्श भी साथ में थे। फिर जब हम लोगों ने अगल बगल की आसपास की घटनास्थल के आसपास की फुटेज, सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाली और लोगों से पूछताछ की तो उसमें इनके साले की गतिविधि संदिग्ध दिखी। कुछ ऐसी फुटेज मिली जिसमें कि इनके साले किसी हथियार को पीछे छुपाते खोजते दिख रहे थे। फिर हम लोगों ने शक संदेह के आधार पर जो ये सांसद जी के बेटे जो घायल थे इनके घर की तलाशी ली, जहाँ पर ये खुद, इनकी पत्नी और इनके साले रहते थे। तो वहाँ पर हमें घटना में प्रयुक्त पिस्टल मिल गया और हमने सूंघ कर देखा तो उसको लगा कि हाल ही में से गोली चलाई गई है। हमने सांसद जी के बेटे के साले आदर्श से पूछताछ की तो उसने घटना को पूरी तरह से कबूला। उन्होंने ये बताया कि हाँ, गोली उन्होंने ही चलाई थी, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि ये गोली उन्होंने अपने बहनोई के कहने पर चलाई थी। उनका ये भी कहना था कि बहनोई ने जब इनको कहा था गोली चलाने के लिए हिचकिचाए, मना की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम घबराओ मत, तुम डरो मत, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। उन्होंने पहले एक गोली चलाई, दीवार पर चलाई, दूसरी गोली इन पर चलाई जो बगल से छूते हुए निकल गई। जहाँ तक सांसद जी के बेटे के हालत की बात है, सवाल है, वो अभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, अस्पताल में भर्ती हुए थे, अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, जा चुके हैं। अब एक सवाल रह जाता है कि आखिर उन्होंने ये घटना क्यों की या क्यों करवाई। तो अभी सांसद जी के बेटे के साले का ये कहना है कि वो इस घटना में कुछ लोगों को फंसाना चाहते थे, कुछ 2-3 नाम भी लिए हैं। लेकिन हम जब तक सांसद जी के बेटे से पूरी तरह तहकीकात नहीं कर लेते हैं, पूरी तरह पूछताछ नहीं कर लेते हैं, तब तक हम उस घटना के पीछे की वजह के बारे में नहीं बता। इस तरह से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को गोली मारने के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। ये बात सामने आई है कि आयुष ने ही अपने आप के ऊपर गोली चलवाई थी, लेकिन आखिरकार आयुष ने ऐसा क्यों किया, इस बात की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। प्लानिंग हुई होगी ना, प्लानिंग मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानते होंगे, वो पैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। हाँ, कौन लोग हैं वो?
बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ। उसको फंसाने के मूड में जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह दोनों और जिसका नाम नहीं है। कभी जेल गए हो तुम? कभी ये कारण तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का आज पहला बजट पेश किया गया। राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में 2,41,375 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट भाषण में सरकार का फोकस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर रहा। बजट में ना तो कोई नया टैक्स लगाया गया है और ना ही किसी पुराने कर में बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश सरकार ने आम लोगों से जुड़े कामों को सरल बनाने के लिए लोक सेवा गारंटी कानून में बड़ा बदलाव किया है। राज्य सरकार की तरफ से लोगों को दी जाने वाली 250 से ज्यादा सेवाओं के आवेदन पर फैसले को तय समय में लिया जाएगा। किसानों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। किसानों को बिना ब्याज के लोन देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। साथ ही अगले 2 साल में राज्य में MBBS की 1200 से ज्यादा सीटें भी बढ़ेंगी। स्कूलों में 1 साल में 24,000 से ज्यादा नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और 9,000 से ज्यादा स्कूलों को हाईटेक किया जाएगा। राज्य में स्वयं सहायता समूहों को 4% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी रहेगी। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए मिशन निरामय योजना लागू की जाएगी। हमारी सरकार ने कार्यभार संभालने के तुरंत पश्चात 2018-19 की लंबित फसल बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान किया, जिसके फलस्वरूप लगभग 18,38,000 किसानों को 3,262 करोड़ रुपए की बीमा राशि प्राप्त हुई। खरीफ वर्ष 2019-20 के लिए 23,59,500 किसानों को 5,418 करोड़ की बीमा राशि का भुगतान किया गया। इस तरह हमारी सरकार द्वारा इस कार्यकाल में अब तक लगभग 43 लाख किसानों को 8,000 करोड़ से अधिक का भुगतान फसल बीमा योजना के अंतर्गत किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे गर्व है कि प्रदेश के अन्नदाताओं ने कोविड काल की विपरीत परिस्थितियों में भी रिकॉर्ड उत्पादन किया। हमारे प्रदेश ने इस वर्ष देश में सर्वाधिक उपार्जन कर कीर्तिमान स्थापित किया है। हमने लगभग 15,81,000 किसानों से 1,29,42,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया। हमने प्रदेश के किसानों को 24,833 करोड़ का समय से भुगतान किया। हमने लगभग 5,86,000 किसानों से 37,26,446 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया तथा 6,935 करोड़ का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त लगभग 3 लाख किसानों को चना, सरसों, मसूर खरीदी के लिए लगभग 3,959 करोड़ का भुगतान किया गया। किसानों की फसल का उपार्जन सुगमता से हो सके, इस उद्देश्य से एक नई योजना मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करना प्रस्तावित है। इस योजना में राज्य की उपार्जन संस्थाओं जैसे नागरिक आपूर्ति निगम तथा मार्कफेड को आवश्यकता अनुसार वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के माध्यम से किसानों को फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश के लगभग 4,500 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं पैक्स का कंप्यूटराइजेशन कराया जा रहा है, जिससे सदस्यों को सुगमता से आवश्यक बैंकिंग सेवाएं एवं समितियों द्वारा प्रदत्त अन्य सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी। इससे सहकारी साख संस्थाओं की कार्यप्रणाली वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के समान सक्षम हो सकेगी। इस योजना के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत उद्यानिकी नर्सरियों का सुदृढ़ीकरण एवं टिश्यू कल्चर लैब सुविधा पर कार्य किया जाएगा। कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों हेतु जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्रोटोकॉल स्थापित करना, चिन्हित कृषि उपज मंडियों में फल सब्जियों की सफाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं उपलब्ध कराना आदि कार्य भी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर भारत के लिए शिक्षा और कौशल विकास पर सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं में आत्मविश्वास उतना ही जरूरी है और आत्मविश्वास तभी आता है जब युवाओं को अपनी शिक्षा और अपने ज्ञान पर पूरा विश्वास हो।
साथियों, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं में आत्मविश्वास उतना ही जरूरी है। आत्मविश्वास तभी आता है जब युवा को अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल पर पूरा भरोसा हो, विश्वास हो। आत्मविश्वास तभी आता है जब उसको एहसास होता है कि उसकी पढ़ाई उसे अपना काम करने का अवसर दे रही है और जरूरी स्किल भी दे रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी सोच के साथ बनाई गई है। प्री नर्सरी से पीएचडी तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हर प्रावधान को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने के लिए अब हमें तेजी से काम करना है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में हेल्थ के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फोकस है वो एजुकेशन, स्किल रिसर्च और इनोवेशन पर ही है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंटेबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप कैपेबिलिटी से जोड़ने का जो प्रयास किया गया है, ये बजट उनको और विस्तार देता है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में भारत टॉप 3 देशों में आ चुका है। इस बजट में जो बल दिया गया है वो भी अभूतपूर्व है। इस बजट में इनको लेकर जितने भी प्रावधान किए गए हैं, हायर एजुकेशन को लेकर देश की अप्रोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाने आने वाला है। बीते वर्षों में एजुकेशन को एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योर कैपेबिलिटीज उससे जोड़ने का जो प्रयास किया गया है, ये बजट उनको और विस्तार देता है। इन्हीं प्रयोगों का परिणाम है कि आज साइंटिफिक पब्लिकेशन के मामले में भारत टॉप 3 देशों में आ चुका है। पीएचडी करने वालों की संख्या और स्टार्टअप का इकोसिस्टम के मामले में भी हम दुनिया में टॉप 3 में पहुंच चुके हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत दुनिया की टॉप 50 इनोवेटिव कंट्रीज में शामिल हो चुका है और निरंतर सुधार कर रहा है। उच्च शिक्षा, रिसर्च और इनोवेशन को निरंतर प्रोत्साहन से हमारा स्टूडेंट्स और यंग साइंटिस्ट के लिए नए अवसर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और अच्छी बात ये भी है कि R&D में बेटियों की भागीदारी में एक अच्छी, संतोषकारक वृद्धि देखने को मिल रही है। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 में से 4 वार्ड में जीत दर्ज की है, जबकि एक सीट कांग्रेस के खाते में गई। बीजेपी का खाता नहीं खुला है। इस जीत के बाद आप कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, हो गया काम, जय श्री राम। वहीं आपकी इस जीत पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, 5 में से 4 सीटें मिलना बहुत बड़ी जीत है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पर इतना भरोसा जताया। जी, आप शालीमार बाग की सीट जो बीजेपी की थी वो आप लोगों ने छीनी, लेकिन अपनी सीट जो चौहान बांगर थी वो आप हार के बहुत भारी मार्जिन से। तो राजनीति में ये प्लस माइनस होता है, लेकिन जब 5 में से 4 सीटें जीतते हैं तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी जीत है। नगर निगम के चुनाव में क्योंकि वोट भी कम पड़ता है उसका फर्क रहा होगा, लेकिन जिस तरह से लोगों ने 5 में से 4 सीटें देके अरविंद केजरीवाल जी की 6 साल की राजनीति पर भरोसा जताया है और भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की राजनीति का सुपड़ा साफ किया है, वो एक बड़ा मैसेज है दिल्ली की जनता की तरफ। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में लंबे समय से भाजपा के पार्षदों द्वारा भ्रष्टाचार किया गया। दिल्ली की जनता ने एक बड़ा संदेश दिया है, वे दिल्ली नगर निगम में भी बदलाव चाहती हैं। वहीं बता दें, एमसीडी उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को 46.10% वोट मिला, तो वहीं दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को 27.29%
वोट प्राप्त हुआ। ये जो नतीजे हैं ये दिखाते हैं कि एक बार फिर से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार जो काम कर रही है उस काम पे अपना भरोसा जताया है और हम अच्छा काम कर रहे हैं इस पे अपनी दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई है। ये दिखाता है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के काम से बहुत ज़्यादा खुश है। 2015 के चुनाव में हमें 70 में से 67 सीट मिली थी। 5 साल के बाद 2020 के चुनाव में हमें 70 में से 62 सीट मिली थी, जिसने दिखाया कि जनता हमारे काम से खुश है। और अब 6 साल के बाद आज जब नगर निगम के उपचुनाव हुए तो आज 5 में से 4 सीट देके दिल्ली की जनता ने बता दिया कि जैसे काम कर रहे हो ऐसे काम करते रहो। और जो 0 सीट भारतीय जनता पार्टी की आई है वो ये दिखाती है कि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के 6 साल के काम से दिल्ली की जनता बहुत खुश है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के काम से एमसीडी में दिल्ली की जनता बहुत नाराज है। इतनी नाराज है कि उनको 0 पे ला दिया। चारों तरफ दिल्ली के अंदर एमसीडी ने गंदगी फैला रखी है। एमसीडी के अंदर सब लोग कहते हैं एमसीडी का फुल फॉर्म है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। इतना भ्रष्टाचार है एमसीडी में। जनता इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं चाहती। जनता चाहती है कि जैसा दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है वैसा ही अच्छा काम अब एमसीडी में होना चाहिए। और ये जो 24 घंटे इनका ये जो चारों तरफ इन्होंने होर्डिंग लगाए, केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री जी 13,000 करोड़ रुपए दो, जो पिछले दिए थे वो तो खाली है, वो और दो। तो वो जनता ने कहा अभी देते हैं। वो जनता को पसंद नहीं आए होर्डिंग जितने लगाए थे, वो जनता को पसंद नहीं आए। उसी का नतीजा है जनता देख रही है कि ये 24 घंटे पैसा 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 मांगते रहते हैं, पैसा 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 मांगते रहते हैं। दिल्ली सरकार का जितना संविधान के हिसाब से बनता था सारा पैसा दे दिया। कृषि विभाग किसानों को उन्नत तकनीकी से खेती करने और किसान निधि योजना का और किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने के लिए कैंप का आयोजन कर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है। आजमगढ़ मंडल के कृषि उपनिदेशक संगम सिंह ने बताया कि आजमगढ़ जनपद में 1 से 3 मार्च तक किसानों के सम्मान निधि योजना में समस्याओं का समाधान जिले के सभी 22 ब्लॉकों पर किया जा रहा है। इसके अलावा 4 से 6 मार्च तक 240 पाठशालाओं का आयोजन करके विशेषकर महिला किसानों के लिए उन्नत तकनीकी को लेकर पाठशालाओं का आयोजन किया जाएगा। कृषि उपनिदेशक ने बताया कि आजमगढ़ में करीब 7,04,000 किसानों को सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पहली किस्त दी जा चुकी है। अन्य किसानों का सत्यापन कार्य जारी है। कई किसानों के आधार कार्ड और बैंक खातों में नाम अलग अलग होने के चलते डाटा मिसमैच हो रहा है, जिससे दूसरी और तीसरी किस्त नहीं जा पा रही है। इसके अलावा आधार नंबर की फीडिंग में भी कुछ गड़बड़ी होने के चलते आगे की किस्त नहीं मिल सकी है। इसलिए ऐसे किसानों के लिए 3 दिन तक जनपद के सभी 22 ब्लॉकों के कृषि बीज भंडार पर कैंप का आयोजन कर उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। इसके अलावा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं के लिए विशेष रूप से पाठशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। वहीं अलग अलग तहसील मुख्यालयों पर कृषि प्रदर्शनी और मेले का आयोजन कर सभी किसानों को जागरूक करने का काम जारी है। किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत कुछ किसान ऐसे हैं जिनके आधार में नाम और खाते में नाम अलग अलग हैं, तो आधार मिसमैच हो गया है।
इसके कारण उनकी जो किस्तें 1-2 गई हैं, इसके बाद रोक दिया गया है। कुछ किसानों के आधार नंबर गलत फीडिंग के समय पड़ गए थे, तो उनको भी 1-2 किस्त मिली थी, रोका गया है। ऐसे किसानों के लिए सुनहरा अवसर है। 1 से 3 मार्च तक जनपद के सभी 22 विकास खंडों में जो राजकीय कृषि बीज गोदाम है, वहाँ पे कैंप चलाया गया है। सभी किसान भाई अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी के साथ एप्लीकेशन के साथ पहुँचे, वहाँ पे उनकी समस्या का निस्तारण किया जा रहा है बहुत तेजी से। जो है किसान सम्मान निधि सर कितने लोगों को लाभ हुआ और कितनी सर इसमें गड़बड़ी हुई? वर्तमान में हम लोग जनपद में 7,04,902 किसानों को पहली किस्त दे चुके हैं और शेष किसान जो पंजीकृत ओपन सोर्स से हुए हैं, उनके सत्यापन की कार्रवाई उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से चल रही है। जैसे जैसे सत्यापन होता जा रहा है, उनको देने की कार्रवाई की जा रही है। इस सम्मान निधि से कितने किसान सर लाभवान, मतलब क्या मतलब उनको फायदा हो रहा है? क्या फायदे होते हैं? बेशक फायदा हो रहा है। किसानों को बड़े अच्छे समय पे उनको खाद बीज के लिए 2,000 की एक मोटी किस्त मिल जा रही है और इस 4 महीने में एक बार उनको दिया जा रहा है 2,000 रुपये। विभागों से क्या सुविधाएं सर दी जाती हैं? इसके अलावा हमारे यहाँ इस समय किसानों की आय दोगुनी करने के लिए विशेषकर महिला कृषकों के लिए जो है मिशन शक्ति के तहत 4 मार्च से 6 मार्च तक हम लोग किसान पाठशाला का आयोजन एक साथ कृषि विभाग के जितने कर्मचारी हैं, उद्यान विभाग के, पशुपालन विभाग के और हमारे अन्य जो एडीओएजी हैं, उनके माध्यम से 240 किसान पाठशालाओं का आयोजन एक साथ कर रहे हैं, जिसमें महिला कृषकों को विशेष रूप से सशक्त बनाया जाएगा। कृषि विभाग की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनकी जानकारी दी जाएगी। कृषि की नवीनतम तकनीकी जो है, जो विधा है, उसका भी उनको ज्ञान दिया जाएगा। जसराना के गौ सेवा धाम पहुंचे उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि लव जिहाद कोई कानून बुरा कानून नहीं है, बल्कि सबसे अच्छा कानून है। लव के प्रेम विवाह के विरोधी नहीं है, लेकिन लव जिहाद, जिस साल का जिहाद जुड़ा हुआ है, जिहाद, ये बहुत ही, जिहाद को लगता है कोई आतंकी शब्द कहाँ से आ गया। इसी लव जिहाद के खिलाफ में जो कानून मोदी जी ने बनाया है, सारे देश में लागू होना चाहिए। साक्षी महाराज ने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में दीदी का राज समाप्त होगा और भाजपा की सरकार बनेगी। फिरोजाबाद के जसराना पहुंचने पर साक्षी महाराज का गौ सेवा धाम के प्रवीण कुमार शास्त्री, दिनेश लोधी, अमित गुप्ता, विशेष यादव, अवधेश लोधी, डॉक्टर सत्यपाल सिंह, धीरेन्द्र यादव ने फूल मालाओं से स्वागत सत्कार किया। लेके देश का प्रधानमंत्री तक तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे न रहे। हम लोग राष्ट्र के लिए राजनीति करते हैं, तो कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करूंगा, पद छोटे छोटे हैं, मिलते जुलते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, पर राष्ट्र, जिस राष्ट्र के लिए कितने शहीद बल की वेदी पर निशावर हो गए, उस राष्ट्र की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य होता है। मोदी जी से शास्त्र योगी से शिक्षा ग्रहण करें, उनके बताए हुए पद्धतियों पर चलें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आजमगढ़ में प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी क्रम में आज जनपद में जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, बीडीसी के पदों के आरक्षण की सूची जारी कर दी गई। हालांकि आपत्ति के बाद आरक्षण को लेकर अंतिम सूची 15 मार्च को ही जारी होगी। जनपद में 1,858 ग्राम प्रधान, 4,002 बीडीसी, 84 जिला पंचायत सदस्य और 22 ब्लॉक प्रमुख समेत ग्राम पंचायत सदस्यों के पद के लिए चुनाव होना है। प्रदेश के सबसे चुनौतीपूर्ण होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर लोग तारीखों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसको लेकर तमाम अटकलें भी लगाई जा रही हैं। आजमगढ़ में भी सभी ग्राम पंचायत स्तर पर कई प्रत्याशी पहले से ही अपनी दावेदारी को लेकर दौड़ भाग में जुटे हुए हैं। खास बात यह है कि सभी पदों पर आरक्षण को लेकर ही उम्मीदवारी तय होनी है, जिसको लेकर सभी संभावित प्रत्याशियों, उनके समर्थकों की निगाहें जारी होने वाली आरक्षण वाली सीटों पर लगी हुई है। शासन की तरफ से पहले ही अंतिम सूची जारी करने की तारीख घोषित होने के चलते एक दिन पहले से ही विकास भवन पर गहमागहमी बढ़ गई थी। आज दिन में जैसे ही आरक्षण की सूची विकास भवन के दीवार पर चस्पा की गई तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, वहीं मोबाइल फोन घनघनाने लगे। आजमगढ़ के सीडीओ आनंद प्रकाश शुक्ला ने बताया कि ये अंतिम सूची जारी हुई है। 8 मार्च तक आरक्षण को लेकर आपत्ति का आवेदन किया जा सकता है।
इस पर विचार के बाद 15 मार्च को फाइनल आरक्षण की सूची चस्पा हो जाएगी। इस शासनादेश के अनुसार जो भी जिला पंच सदस्यों का, ब्लॉक प्रमुख का, बीडीसी का, प्रधानों का और ग्राम सदस्यों का जो आरक्षण किया गया है उसकी अनंतम सूची प्रकाशित कर दी गई है और इस पर 8 तारीख का समय है आपत्ति नहीं जाएंगी और आपत्तियों का निस्तारण करके 15 मार्च को अंतिम रूप से प्रकाशित करके शासन को अवगत करा दिया जाए। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में शराब माफिया सुखबीर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी करीब 1 करोड़ की संपत्ति को थाना खैरगढ़ पुलिस ने कुर्क कर लिया। जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार कुर्क की गई है, जिसे एसडीएम और पुलिस के द्वारा इसे सील किया गया है। अब इस संपत्ति का आधिपत्य पुलिस और प्रशासन का रहेगा। इस संपत्ति को कोई भी व्यक्ति खरीद फरोख्त नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि थाना खैरगढ़ क्षेत्र के गांव शेखपुरा में 3 माह पूर्व जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर थाना पुलिस ने शिकोहाबाद क्षेत्र निवासी सुखबीर सहित अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश पर शिकोहाबाद एसडीएम देवेंद्र सिंह सीओ की मौजूदगी में थानाध्यक्ष खैरगढ़ ने शराब माफिया सुखबीर की 3 अचल संपत्ति और 3 वाहनों को कुर्क कर लिया। एसडीएम ने बताया कि तीनों प्लॉटों को कब्जे में ले लिया गया है। इसके अलावा जनपद में अन्य 10 माफियाओं की संपत्ति की जांच कराकर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जनपद फिरोजाबाद का शिकोहाबाद इलाका है जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ का एक बहुत ही कुख्यात शराब माफिया सुखबीर यादव, जिसके गैंग में कुल 11 बड़े अपराधी हैं, 11 बड़े अपराधियों वाला ये सुखबीर यादव जो माफिया है शराब का, ये पिछले कुछ सालों से लगातार शराब में मिलावट करके आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा था। इसको कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। इसके पूरे 11 लोगों का जो इसका गैंग था सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई और आज इसके 14(1) के तहत इसकी संपत्तियों को हमने जब्त करने का कार्य किया है। अभी आप देख रहे हैं कि इसके 3 बड़े प्लॉट्स हैं और 3 वाहन हैं जिसको हमने प्रशासन के पक्ष में जब्त कर लिया है। इसकी कीमत ऑन पेपर 35 लाख से ऊपर है, लेकिन जैसा कि लोग में चर्चा है इसकी कीमत 1 करोड़ से भी ऊपर आंक रहे हैं लोग। इस बड़ी संपत्तियों को हम लोगों ने जब्त कर लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई अभी इस पे जारी रहेगी।